देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमने जस्ट बताया है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा अगर सारे रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, अभी टोटल 6-7 प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज को पहले कवर करते हैं, फिर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टीज है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains zero, remains zero, the value of determinant remains zero if any two row, if any two rows or any two columns, any two columns are identical, are identical। देखिए स्टेप्स लिखना भी ज़रूरी है, ये नहीं समझना है कि मेरा टाइम जा रहा है। यहाँ पे आपको लिखना है स्टेप्स। लिखिए द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स जीरो। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल का दूसरा मतलब होता है सेम, या तो आइडेंटिकल होगा या तो सेम। इसका मीनिंग अभी जस्ट बताते हैं। डेल्टा इक्वल टू -1 2 3 0 1 2 -1 2 3। यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है? -1 2 3 और थर्ड रो का एलिमेंट क्या है? -1 2 3। तो -1 के करस्पॉन्डिंग -1 है, 2 के करस्पॉन्डिंग 2 है और 3 के करस्पॉन्डिंग 3 है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि R1 और R3 आर आइडेंटिकल। पोजीशन सेम होना चाहिए, इस दोनों का पोजीशन सेम है और एलिमेंट भी सेम है। पोजीशन भी सेम है, एलिमेंट भी सेम है, इसीलिए R1 और R3 को हम लोग आइडेंटिकल बोलेंगे या दोनों रो को क्या बोलेंगे? सेम बोलेंगे। इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है सिंस R1 एंड R3, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिएगा तो भी जीरो ही आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी यूज करना है, इसीलिए बिना सॉल्व किए आपको सिर्फ इसका वैल्यू जीरो कर देना है, बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ओके, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी आई होप सभी को क्लियर हो रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है अगर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज जीरो। डिटर्मिनेंट में किसी भी रो का सारा एलिमेंट्स अगर जीरो है या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट्स जीरो है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वी टेक द एग्जाम्पल 0 1 0 1 2 -1 0 3 0 0 0। देखिए यहाँ पर along द थर्ड रो सारे एलिमेंट्स जीरो है, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अगर आप along द थर्ड रो एक्सपेंड भी करोगे तो भी इसका वैल्यू क्या होगा? जीरो ही आएगा। इसलिए एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू एक्सप्लेन। बाय प्रॉपर्टी वी कैन राइट इट्स वैल्यू विल बी जीरो। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? if we interchange
if we interchange any two rows or two columns, देखिए ये प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। इसलिए हम लोग रो भी लिख रहे हैं, कॉलम भी लिख रहे हैं। इफ़ वी इंटरचेंज एनी टू रो और टू कॉलम्स, then we put a negative sign before the new determinant, अब ये क्या प्रॉपर्टीज बोल रहा है, अगर हम लोग कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा बिफोर द न्यू डिटर्मिनेंट। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। सपोज हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं डिटर्मिनेंट का, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अगर ये है R1, ये है R2, ये है R3, अगर आप R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करने का सिंबल क्या होता है, R1 इंटरचेंज R2। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये आपको लिखना है, ये एरो देना है आपको, R1 इंटरचेंज R2, तो एक न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा। R1 की जगह R2 को लिख देना है और R2 की जगह R1 को लिख देना है, A1 B1 C1, और R3 का एलिमेंट एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो देखिए एक न्यू डिटर्मिनेंट बन गया, जैसे ही हमने पोजीशन को चेंज किया न्यू डिटर्मिनेंट बन गया। तो डेल्टा और डेल्टा डैश में एक रिलेशन हमको इस्टेब्लिश करना है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो दोनों के इस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग डेल्टा डेल्टा डैश के इक्वल तभी हो सकता है, डेल्टा डेल्टा डैश के इक्वल तभी होगा जब न्यू डिटर्मिनेंट के पहले माइनस का साइन लगाएंगे। अगर दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो न्यू डिटर्मिनेंट के पहले माइनस का साइन लगाएंगे, तभी जाकर वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के इक्वल हो पाएगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन डेल्टा एंड डेल्टा डैश। न्यू डिटर्मिनेंट के पहले माइनस का साइन लगाना पड़ेगा अगर आप किसी भी दो रो को या किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे आप लोगों को। पहले एक बार प्रॉपर्टीज माइंड में आ जाए। आइए फिफ्थ प्रॉपर्टी समझते हैं। देखिए पहले स्टेटमेंट तो आपको नोट करना ही है और समझना है, वन बाय वन हम समझाएंगे आपको। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स में या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स में अगर आप किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करते हो, यानी किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर उस रो के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा या सारे कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट और सेकेंड लाइन यही बोल रहा है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ ए कांस्टेंट k, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स में अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं
then its value gets multiplied with that constant k। ठीक है, इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। डेल्टा इक्वल टू, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये एक डिटर्मिनेंट हमने ले लिया। अगर आप चाहते हैं कि के से हम R1 में मल्टीप्लाई करें, तो आपको ये वाला सिंबल चेंज कर देना पड़ेगा, R1 एरो के R1। मल्टीप्लाई करना है तो एग्जामिनर को बताना भी पड़ेगा। तो हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में, तो आप R1 में अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो R1 एरो के R1, चेंजिंग किस में करना चाहते हैं, R1 में। तो चेंजिंग एरो के पहले जो R1 है, इसका मतलब R1 में हम चेंज करना चाहते हैं। कैसे चेंज करना चाहते हैं, तो R1 में के से मल्टीप्लाई करके। तो R1 एरो के R1, मतलब R1 में के से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंजिंग किस में होगा, R1 में ही होगा। एक न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा। मल्टीप्लाई कीजिए, के A1 के A2 सॉरी के A1 के B1 के C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। एक दूसरा डिटर्मिनेंट बन गया जिसको हम लोग बोल दिए डेल्टा डैश। दिस इज द न्यू डिटर्मिनेंट। अब डेल्टा और डेल्टा डैश में क्या रिलेशन होगा वो इम्पोर्टेंट है जानना। अगर हम डेल्टा डैश पे नज़र डालें तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो में के सब के साथ मल्टीप्लाइड है। के अगर सब के साथ मल्टीप्लाई है तो हम लोग फर्स्ट रो से के कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टेकिंग के कॉमन फ्रॉम R1। तो जैसे ही आपने के कॉमन लिया तो के बाहर आ जाएगा। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। दिस इज के। और देखिए ये आपका पहले वाला डिटर्मिनेंट है, दिस इज डेल्टा। तो यहाँ देखिए डेल्टा डैश इक्वल टू के डेल्टा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ गया आपके पास। डेल्टा डैश इक्वल टू के इंटू डेल्टा। यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, 1/k इंटू डेल्टा डैश। VBI वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर फिर से हम लोग हाईलाइट करेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम लोग फिर से एक बार समझते हैं कि जब भी किसी रो में या जब भी किसी कॉलम में आप किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा उसी डिटर्मिनेंट के बाहर आपको उसी कांस्टेंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया है, मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा। तो उसी डिटर्मिनेंट के बाहर आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी जाकर ये पूरा वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के बराबर हो पाएगा। इसका मीनिंग यही हो गया। तो डेल्टा इक्वल टू 1/k इंटू डेल्टा डैश। सपोज आपने 2 से मल्टीप्लाई किया अगर, तो डेल्टा इक्वल टू 1/2 इंटू डेल्टा डैश। तो ये डेल्टा डैश कैसे आया, 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट
चेंज हो जाएगा। जैसे k से मल्टीप्लाई किया हमने, एक नया डिटर्मिनेंट बन गया, न्यू डिटर्मिनेंट बन गया है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा, उसी 2 से हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरा वैल्यू डेल्टा के बराबर हो पाएगा। अगर आप 2 से डिवाइड नहीं करते हैं या k से डिवाइड नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और सभी को समझ में आ रहा है। अभी तक हमने टोटल कितना प्रॉपर्टीज सीखा है? 5 प्रॉपर्टीज हमने सीखा है। सारे प्रॉपर्टीज पे हम लोग क्वेश्चंस 1 बाय 1 करेंगे, डोंट वरी। और आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, अभी तक हमने 5 प्रॉपर्टीज बताया है, ये 6th प्रॉपर्टीज है। सारे का सारा प्रॉपर्टीज इम्पॉर्टेंट है और हर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मैं कुछ एग्जाम्पल भी दे रहा हूं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी आगे करवाऊंगा। इसलिए वीडियोज़ को पूरा देखा कीजिए आप लोग, लास्ट तक मैं अच्छा क्वेश्चंस करवाता जाऊंगा। इसलिए वीडियोज़ को बीच में स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। ओके, तो आइए समझते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 6। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू कांस्टेंट होता है अगर कोई भी 2 रो को या कोई भी 2 कॉलम को अगर आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। किसी भी 2 रो को आप ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या किसी भी 2 कॉलम को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू हर हाल में सेम ही रहेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एग्जांपल हम वही लेते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। अगर हम चाहते हैं कि R1 को R2 में ऐड करें या R1 में R2 को ऐड करें, अगर आप R1 में R2 को ऐड करना चाहते हैं तो R1 में R2 को ऐड करना चाहते हैं तो R1 में R2 को ऐड कर दीजिए। तो चेंजिंग किस में होगा? R1 में होगा। चेंजिंग R1 में अगर आप करना चाहते हैं तो R1 में R2 को ऐड करना पड़ेगा। तो आपको ये ज़रूर लिखना है, स्टेटमेंट नहीं लिखना है, सिर्फ ये आपको दिखा देना है एरो से कि R1 में चेंजिंग कर रहे हैं। कैसे चेंजिंग कर रहे हैं? R1 में R2 को ऐड करके। ठीक है, तो एक न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा, सपोज डेल्टा डैश। तो ऐड कैसे करेंगे? क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, R1 का एलिमेंट ये है, R2 का एलिमेंट ये है, ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा। ऐसा नहीं कोई किसी में ऐड हो जाएगा। क्रॉसपॉन्डिंग, जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे अपने क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से क्या होगा? ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा A1 प्लस A2, ये हो जाएगा B1 प्लस B2, ये हो जाएगा C1 प्लस C2। तो चेंजिंग सिर्फ R1 में हो रहा है, लेकिन R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो R2 का जो एलिमेंट है वो सेम रहेगा, A2 B2 C2, एंड R3 का भी एलिमेंट वही रहेगा, A3 B3 C3। देखिए, तो ये एक न्यू डिटर्मिनेंट बन गया है क्योंकि फर्स्ट रो चेंज हो गया इसका। तो ऑब्वियसली बोथ लुक्स लाइक डिफरेंट, दोनों डिटर्मिनेंट डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन बाय प्रॉपर्टी के अनुसार दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा?
सेम होगा। इसको सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। इट मीन्स डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा डैश। यही तो खासियत है, यही तो खासियत है इस प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, इसके जगह एक हम और एग्जांपल लेके आपको दिखाएंगे कि कैसे डेल्टा डेल्टा डैश इक्वल हो जा रहा है। सारे प्रॉपर्टीज वेरीफाइड है, इसको वेरीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको सीखना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने जितना प्रॉपर्टीज बताया है, जो भी प्रॉपर्टीज बताया है, 5-6 प्रॉपर्टी अभी तक हमने डिस्कस किया है, उसी बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिकॉज प्रॉपर्टी तो जान गए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस प्रॉपर्टीज इन द डिफरेंट क्वेश्चंस, हम लोग सीखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इस क्वेश्चंस में। जैसे देखिए, प्रॉपर्टी को यूज करना है और एक्सपेंड भी नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग। इसको एक्सपेंड नहीं करना है, प्रॉपर्टी यूज करना है और प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो जीरो लाने के लिए अभी जस्ट हमने 2 प्रॉपर्टीज बताया है। क्या क्या, कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में अगर सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। दूसरा प्रॉपर्टीज हमने क्या बताया है कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। हम लोग उस दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। अगर हम आइडेंटिकल ला सकते हैं तो लाएंगे, उसको 0 कर देंगे। अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टीज बताया है कि हम लोग एक रो को दूसरे रो में ऐड कर सकते हैं या एक कॉलम को दूसरे कॉलम में भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3। अगर आप C1 में C2 के एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा चेंजिंग किस में कर रहे हैं, C1 में। अगर आपको C1 में चेंज करना है तो C1 एरो C1 प्लस C2 लिखना पड़ेगा। सपोज दैट दिस डिटर्मिनेंट इज डेल्टा। तो ऐड करने के बाद भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। इसलिए ये अगर डेल्टा है तो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, डेल्टा ही होगा। ऐड कीजिए, ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा। C1 में C2 के एलिमेंट को ऐड करना है, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। ऐड हम लोग C1 में C2 को कर रहे हैं, लेकिन C2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, C3 में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। एक प्रॉपर्टी हमने ये यूज किया कि अगर आप एक कॉलम को दूसरे कॉलम के एलिमेंट में ऐड करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होगा। तो अगर ये डेल्टा है तो ये भी क्या होगा, डेल्टा होगा। अब देखिए यहाँ पर C1 का एलिमेंट और C3 का एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, इक्वल है, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल है तो यहाँ पर 2 कॉलम क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। इसका वैल्यू क्या हो पाएगा, 0। यहाँ पर आपको लिखना है सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। चूँकि C1 और C3 आइडेंटिकल है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इतना ही आप लिखते हो तो एग्जाम में यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, एक सेकेंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें भी प्रॉपर्टी को यूज करना है, लेकिन विदाउट एक्सपेंडिंग इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या लाना है, 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए 2 प्रॉपर्टी हमने बताया है। एक जस्ट क्वेश्चन हमने अभी जस्ट कराया था, आइडेंटिकल कर देना है, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को आइडेंटिकल करना है।
अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इसको हमने डेल्टा मान लिया। अगर आप किसी तरह से दो कॉलम या दो रो को आइडेंटिकल ले आओ, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। या किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में सारे एलिमेंट्स अगर 0 आ जाएगा तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो कैसे हम 0 लाएंगे, देखिए अगर हम R1 में मान लीजिए R1 में आपको चेंजिंग करना है, R1 में क्या कीजिए R2 और R3 दोनों को ऐड कर दीजिए। R1 में फर्स्ट रो में आपने क्या किया, सेकेंड रो के एलिमेंट को ऐड कर दिया और थर्ड रो के एलिमेंट को भी आपने ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आइए a माइनस बी ये है, तो a माइनस बी में b माइनस सी को भी ऐड करना है, c माइनस a को भी ऐड करना है। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है। फिर ये इसमें ऐड होगा b माइनस सी में आपको ऐड करना है c माइनस a को। उसके बाद a माइनस बी को भी इसमें ऐड करना है, a माइनस बी को भी ऐड कर दिए। उसके बाद c माइनस a में a माइनस बी को ऐड कीजिए, c माइनस a में a माइनस बी को ऐड करेंगे और b माइनस सी को भी ऐड करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट रो एलिमेंट। फर्स्ट रो का अब एलिमेंट ऐसा हो गया। लेकिन सेकेंड रो और थर्ड रो में कोई चेंजिंग होने वाला है नहीं, इसीलिए एलिमेंट को आपको उसी तरह से लिख देना है, c माइनस a माइनस b एंड b माइनस c। चेंजिंग यहाँ पर किस में हो रहा है, R1 में हो रहा है। तो एरो के पहले R1 है तो चेंजिंग R1 में हो रहा है। कैसे चेंजिंग हो रहा है, R1 में हमने R2 और R3 को क्या किया, ऐड कर दिया। देखिए सारे एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ भी कैंसिल होगा, माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b कैंसिल, माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c, सारे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपका 0 0 0 b माइनस c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c। अब यहाँ देखिए फर्स्ट रो का सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, कभी हम लोग रो या कॉलम को आइडेंटिकल कर देंगे, कभी सारे रो में या सारे कॉलम्स में 0 ला देंगे। तो दोनों केस में डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर से इस वीडियोज़ को स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम लोग सारे डाउट्स को कलेक्टिवली कलेक्ट करके जो है नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको क्लियर कर देंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्योंकि इसमें देखिए एक ही कंसेप्ट लगाना है कि 0 करना है। 0 करना है मतलब या तो आइडेंटिकल ले आओ, या तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम में सारे एलिमेंट्स को 0 ले आओ। तब आपको सोचना है, इसमें सोचना है कि करना क्या है हमको, कैसे आइडेंटिकल आएगा। इसको आप डेल्टा मान सकते हो। देखिए 1 1 1 BC CA AB। मान लीजिए मुझे आइडेंटिकल लाना है, क्योंकि 0 लाना है डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को क्या करेंगे, आइडेंटिकल करेंगे। तो आइडेंटिकल कैसे लाना है, उसके लिए हमने 2 क्वेश्चंस बताया है। ये थर्ड क्वेश्चन है। पहले तो आप A को मल्टीप्लाई कीजिए, AB प्लस AC,
बी से मल्टीप्लाई कीजिए बी सी प्लस बी ए, सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी ए प्लस सी बी। अब देखिए अगर हम C2 के एलिमेंट्स को C3 में ऐड कर दें, इसको इसमें ऐड कर दें, तो चेंजिंग किस में करना चाहते हैं? मान लीजिए चेंजिंग आप C3 में करना चाहते हैं, आप चेंजिंग C2 में भी कर सकते हैं। तो C2 को अगर हम C3 में ऐड करेंगे तो चेंजिंग कहाँ पे होगा? C3 में होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं C3 एरो C3 प्लस C2। C3 में चेंजिंग होगा, कैसे चेंजिंग होगा? C3 में C2 को ऐड करके, तो ऐड करने से भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 1 1, इसको इसमें ऐड कीजिए, C2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, चेंजिंग किस में होगा? C3 में होगा। इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? BC प्लस AB प्लस AC, CA इसमें ऐड हो जाएगा CA प्लस BC प्लस AB, इसको इसमें ऐड कीजिए AB प्लस CA प्लस CB। अब देखिए ये हमारा न्यू डिटर्मिनेंट बन गया है, लेकिन किसी भी रो में किसी भी रो को ऐड कीजिए, किसी भी कॉलम में कॉलम को ऐड कीजिए, डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगा। अब C3 के एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स क्या है? इक्वल है। तो C3 का सारा एलिमेंट्स क्या है? इक्वल है। तो C3 के एलिमेंट्स को आप बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा टेकिंग, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए एग्ज़ाम में तो आपको ये सब लिखना है, टेकिंग AB प्लस BC, टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम C3 से आपको इसको क्या करना है? कॉमन ले लेना है। तो जब भी आप कॉमन लोगे तो ये चीज़ बाहर आ जाएगा। तो AB प्लस BC प्लस CA बाहर आ गया, तो 1 1 1 BC CA AB 1 1 1। अब देखिए दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया, C1 और C3 क्या है? आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू क्या हो पाएगा? 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो आपको यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिख देना है, सिंस C1 और C3 आर आइडेंटिकल, इसीलिए इट्स वैल्यू विल बी 0। ओके, इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी का यूज कर के कैसे, देखिए क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जा रहा है। तो डिटर्मिनेंट बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जेईई में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर्स को आपको ढंग से करना है, अच्छी तरह से करना है। आइए हम लोग लास्ट प्रॉपर्टीज समझते हैं। देखिए 6 प्रॉपर्टीज अभी तक हमने किया था, ये 7th प्रॉपर्टी है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका भी हम लोग अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम्स में। पहले प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है? इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, किसी भी रो का सारा एलिमेंट्स या किसी भी रो का या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट्स में अगर सम ऑफ टू टर्म्स है, सम ऑफ टू टर्म्स है, देन उस डिटर्मिनेंट को आप सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बोलेगा इसका मतलब क्या हुआ? मतलब समझाते हैं अभी। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। A प्लस एक्स, B प्लस वाई, C प्लस जेड, ठीक है। उसके बाद A B C एक्स वाई जेड, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया तो ले लिया।
अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इसका वैल्यू क्या आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि किसी भी रो में सम ऑफ टू टर्म्स अगर है, देखिए फर्स्ट रो में ही सम ऑफ टू टर्म्स है, फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट्स है सम ऑफ टू टर्म्स है। तो हमको क्या करना है कि जिस रो में सम ऑफ टू टर्म्स है उसी रो को क्या करना है, स्प्लिट करना है, मतलब बांटना है दो डिटर्मिनेंट में बांट देना है। कैसे? पहला रो में देखिए फर्स्ट रो में ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी। सेकेंड रो में भी क्या है, ए बी सी। थर्ड रो में एक्स वाई जेड। ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस था तो यहाँ प्लस का साइन देना है। उसके बाद एक्स वाई जेड ले लिए, एक्स वाई जेड। लेकिन सेकेंड रो और थर्ड रो और थर्ड रो ए बी सी दोनों में वही रहेगा, एक्स वाई जेड। तो इस प्रॉपर्टीज के अनुसार हमने ये काम कर दिया। क्या बोल रहा था, सम ऑफ टू टर्म्स, इसको सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हमने क्या किया, एक्सप्रेस कर दिया। मतलब इस दोनों डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो इस डिटर्मिनेंट के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो यही प्रॉपर्टी बोल रहा है। अब हम लोग समझते हैं, इससे पहले आप प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं कि कोई भी रो या कोई भी दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। देखिए फर्स्ट रो और सेकेंड रो दोनों का एलिमेंट क्या है, सेम है, दोनों रो आइडेंटिकल हो गया, इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। प्लस फर्स्ट रो और थर्ड रो ये आइडेंटिकल है, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड आइडेंटिकल है, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या होगा, जीरो। तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस जीरो लिख देना है। तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, यानी कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो देखो ये अभी हम लोग डिटर्मिनेंट का एनसीईआरटी में 4.2 कर रहे हैं। 4.1 आपसे सॉल्व हो जाएगा, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट वीडियो को देख के। ठीक है। प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो एक्सरसाइज 4.2 में दिया है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 में। तो जितना भी प्रॉपर्टीज हमने बताया है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी को यूज करना है लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करना है और प्रूफ करना है इसका वैल्यू कितना, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यहाँ पर देखिए ये एक स्पेशल डिटर्मिनेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर डिटर्मिनेंट। इसका एक स्पेशल नाम है सर्कुलर डिटर्मिनेंट। सर्कुलर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के अंदर अगर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 1 1 1 है तो समझ जाइए इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। लाना क्या है हमको, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फैक्टर के फॉर्म में लाना है। ठीक है। और जितना भी प्रॉपर्टी हमने बताया है तो 1 से लेके 10 11 तक एक्सरसाइज 4.2 में वो इजीली सॉल्व हो जाएगा आप लोग से। आप लोग खुद ट्राई कीजिए, बनना ही बनना है, बनेगा ही बनेगा। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन को देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसको डेल्टा मान लेते हैं, डिटर्मिनेंट को हम लोग डेल्टा मानते हैं तो मान लिए इसको। देखिए 1 1 1 है तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि किसी तरह से हम 2 जीरो ले आवे। हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि ये तो लाना ही है, लेकिन इसको लाने से पहले डिटर्मिनेंट में कुछ ऐसा हम प्रॉपर्टी अप्लाई करें जिसमें कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 2 जीरो आ जाए। 2 जीरो लाना हमारा मेन पर्पस है। तो 2 जीरो कैसे आएगा, अगर आप
R1 में से R2 को घटाते हैं, 1 - 1 करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, a - b हो जाएगा। देखिए a - b लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, R1 - R2 करेंगे, कॉमा R3, R1 - R2, R2 - R3। एट ए टाइम दो ऑपरेशन हम लोग एक साथ कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रो ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं, रो ऑपरेशन। दो रो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट कीजिए चाहे ऐड कीजिए, डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग होने वाला है नहीं। तो 1 - 1 क्या हो गया, 0, a - b a² - b²। 1 - 1 फिर क्या होगा, 0, b - c b² - c², 1 c²। देखिए चेंजिंग R1 में हो रहा है और R2 में हो रहा है, R3 में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो R3 का एलिमेंट एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए 2 0 आ गया फर्स्ट कॉलम में 2 0 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 0 1 a - b b - c c। यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, a² - b²। क्या होगा, a + b इंटू a - b, b² - c², b + c इंटू b - c, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c²। इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी भी अप्लाई कर लिए। अब देखिए a - b यहाँ भी है, a - b यहाँ भी है, और 0 के साथ भी a - b मल्टीप्लाई है। 0 में अगर हम a - b से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। तो 0 के साथ भी a - b क्या है, मल्टीप्लाइड है। इसीलिए a - b को हम R1 से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। और b - c यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो a - b को भी कॉमन लेंगे R1 से, और b - c को भी कॉमन लेंगे कहाँ से, R2 से। ओके, इसको हम लोग फिलहाल रफ करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हैं, टेकिंग a - b एंड b - c कॉमन फ्रॉम, कहाँ से कॉमन ले रहे हैं, R1 से भी कॉमन ले रहे हैं और R2 से भी कॉमन ले रहे हैं, फ्रॉम R1 एंड R2। तो डेल्टा इक्वल टू, कॉमन लेने के बाद भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो a - b जस्ट डिटर्मिनेंट के बाहर लिख सकते हैं, और b - c भी डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या क्या बचेगा, 0 1 a + b, फिर 0 1 b + c 1 c²। तो ये लाइन लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको मेंशन करना ही करना है। उसके बाद ये लाइन आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए डिटर्मिनेंट को अब आप एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज लगा दिया, अब बाद में एक्सपेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको एक्सपेंड कीजिए, और हम लोग नोट करके बताए थे कि डिटर्मिनेंट को उसी रो या उसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कीजिए जिसमें नंबर ऑफ़ जीरो क्या हो, ज़्यादा हो। जिसमें देखिए फर्स्ट कॉलम में 2 0 है, आप अलॉन्ग द फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड कीजिए,
इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, a माइनस बी, बी माइनस सी, फर्स्ट कॉलम के लोग एक्सपेंड करेंगे। 0 0 का आप डायरेक्ट स्किप कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, डायरेक्ट स्किप करके कहाँ पे आ जाएंगे 1 पे, तो +1। अब 1 थर्ड रो में है फर्स्ट कॉलम में, ये और ये कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या 1 1, a प्लस बी, बी प्लस सी, तो a माइनस बी, बी माइनस सी, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, b प्लस सी माइनस a माइनस बी, यहाँ से b और b कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। यही तो लाना था हम लोगों को, हेंस प्रूव्ड हो गया। इसमें देखिए 2-3 प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक तो ऐड करने वाला या सब्ट्रैक्ट करने वाला, और दूसरा कॉमन लेना है। जो भी कॉमन एलिमेंट है उसको हम लोग रो या कॉलम से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। उसके बाद आप उस रो या उस कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कीजिए जिसमें नंबर ऑफ जीरो क्या हो, ज़्यादा हो। क्लियर? आई होप सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 में 10-11 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10-11 तक आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ढेर सारा प्यार आप देते रहिए मुझे, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए। और मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी कराऊंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू।